अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि हमें आज आपसे मुलाकात में काफ़ी देर हो गई और बहरहाल इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और यू आस्क्ड फॉर इट प्रोग्राम हर जुमे को हम आपके लिए लेके आते हैं विलिंग वेज के फ़ोरम से। आज के प्रोग्राम के शुरका से आपकी मुलाकात कराने के बाद आज के मौजू पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, जो कि विलिंग वेज में CEO भी हैं और एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। उस तरफ उनके साथ नदीम नूर साहब तशरीफ़ रखते हैं जो कि सीनियर काउंसलर हैं। मिस सादिया हैं, डॉक्टर सादिया अकरम हमारे साथ हैं और मिस सायरा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और इधर मिस शुमाइला बतूल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अमानुल्लाह आज जलवागर हो रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी, हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं। और साथ में आमिर हाशिम है उधर, और हमारे ज़बरदस्त किस्म के गुलूकार जो महफ़िल में रंग डाल देते हैं, सुल्तान साकिब बलोच साहब हैं, मिस नादिया शेख हैं, और उधर म्यूज़िक के लिए हैं असद असगर। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं तवज्जो चाहूँगा आप सबकी, ख़ासतौर पे डॉक्टर साहब आपकी। कुछ ऐसा मसला हुआ सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कि लाहौर में एक बच्ची ने एक मशहूर दरसगाह में छलांग लगाई और ख़ुदकुशी कर ली। पहले भी वो अपनी पोस्ट्स में इस बात का इजहार कर रही थी कि मैं चली जाऊंगी या मैं जब नहीं होंगी तो मेरी ये जो साड़ी में तस्वीर है इसको आप याद करेंगे। इस किस्म की बातें करते करते सचमुच उसने अपने जो ड्यूरिंग द सेशन यूनिवर्सिटी चल रही थी और शी कमिटेड सुसाइड बाय जंपिंग ऑफ ए बिल्डिंग। नाउ दैट वाज वेरी शॉकिंग and its ripple effect, its shock waves went everywhere। ख़ास तौर पे यूथ जो है वो हिल सा गया और ज़ाहिर है उनसे जुड़े हुए उनके वालिदैन भी। ख़वातीन व हज़रात, ये आपने भी ख़बर सुनी होगी और इसका जो शोर गौगा है वो आप तक भी पहुंचा होगा। हमने आज सोचा क्योंकि विलिंग वेज जो है इसका इस ख़बर से कई तरह से राब्ता बनता है। मिसाल के तौर पे क्योंकि हम विलिंग वेज एक साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट सेंटर भी है, एडिक्शन रिहैब सेंटर भी है, और इसके अलावा जो इसके पस मंज़र में चीज़ें होती हैं और हमारे पास एक बड़ी तादाद जो पेशेंट्स की आती है इंडोर और आउटडोर, उनको ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जैसे सेल्फ़ हार्म, डिलिबरेट सेल्फ़ हार्म, अपने आप को ईज़ा देना, और फिर हत्ता कि चलते चलते कुछ वो धमकियां देते हैं और कभी कभी वो खुदा न खास्ता ऐसी सुसाइडल आइडिएशन भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने हमसे इस बारे में सवाल भी किया बिकॉज दे नो विलिंग वेज की जितनी भी हमारे लाइव प्रोग्राम्स जाते हैं, हमारी वेबसाइट है, तो उन्होंने कहा है कि क्या ये वाकई मुआशरे में सूरत हाल ख़तरनाक है, बढ़ रही है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, पेरेंट्स इस सिलसिले में क्या करें। और मैं डॉक्टर साहब इस फोरम पे ये कहना चाहूँगा सब जो हमारे इस वक्त नाजरीन हैं कि अगर आप कोई क्वेरी चाहते हैं आप इस प्रोग्राम में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को एक प्रीएम्बल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, वो इसको हम सही मानों में थ्रैश करेंगे और इसके तमाम जो पहलू हैं उनको और सॉल्यूशंस भी देंगे। मगर फ़िलहाल आप चाहें तो हमें इनबॉक्स, अगर आप अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, या हमारे इस प्रोग्राम में अपने कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप ख़ुद तशरीफ़ लाना चाहें हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में दिसंबर की 7 को प्रॉबेबली हमारा इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लाइव होगा, उसमें आप शिरकत करना चाहते हैं तो यहाँ 71 जेल रोड लाहौर ऑपोजिट सर्विसेज हॉस्पिटल आप तशरीफ़ ला सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं ताकि सही मानों में आपको ये पता चल सके कि इस मसले की डेप्थ क्या है और इसकी ग्रेविटी क्या है और इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या है। डॉक्टर साहब ज़रा इस पर कुछ रोशनी डालिए। अच्छा, हिस्टोरिकली इंसान खुदकुशी करता रहा है और ये बड़ा तकलीफ़ दे सा पहलू है इंसानों की ज़िंदगी में, जिसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि दुनिया में हर साल कोई 10 लाख लोग खुदकुशी करते हैं, जबकि इससे आधी तादाद यानी 5 लाख लोग दूसरों के हाथों जान खो देते हैं।
सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें दूसरों से उतना ख़तरा नहीं जितना कि अपने आप से ख़तरा है, और इस ख़तरे से हम आंखें मूंद नहीं अब सकते। पिछले कोई 40 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है दुनिया में सुसाइड का बढ़ रहा है या उसकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है। पहले ज़्यादातर सुसाइड को छुपा दिया जाता था किसी और बीमारी की ओड़ में, लेकिन अब चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवेयरनेस की तरफ लाता है, तो अब काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है, और ख़ास तौर पर टीन एज में ख़ुदकुशी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और फिर डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, यानी अपने आप को तकलीफ़ देना, इज़ा देना, ख़ास तौर पर रिस्क को कट लगाना या जिस्म पे किसी जगह चोट लगाना। तो ये चीज़ें यकीनन बहुत तकलीफ़देह हैं, और पिछले 40-50 साल में ये छोटी उम्र में वाक़या होती हुई नज़र आ रही हैं। पहले ख़ुदकुशी आमतौर पर बड़ी उम्र में ज़्यादा देखी जाती थी, यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र में, पर अब 20 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों में ख़ुदकुशी पाई जाती है, और जाने वाला इस दुनिया से इस अलमनाक तरीके से जाता है, और जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे जो उनके माँ बाप होते हैं उनकी ज़िंदगी को रोग लग जाता है। वो बाज़-औक़ात शेम में मुब्तला हो जाते हैं, बाज़-औक़ात वो एहसास गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी बस पहले जैसी नहीं रहती, काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल से दो चार होती है। खुदकुशी के अलावा जो आपने डेलिब्रेट सेल्फ हार्म की बात की है ना, तो समटाइम जैसे आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनका इंटेंशन खुदकुशी का नहीं होता, यानी समटाइम यहाँ पर पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं जो कि यंग लॉट ज़्यादा होती है कि वी फील रिलीफ ना, हमें अपने आप को तकलीफ़ देकर कट्स लगाकर ज़रा वो हमारी जो फिज़िकल पेन है वो कॉम्पनसेट करती है हमारी इमोशनल पेन को। हम सब भी जानते हैं कि जब हमें किसी तकलीफ़ का सामना होता है तो कोई डिस्ट्रैक्शन से वो तकलीफ़ कम महसूस होती है, और जो पेशेंट से बात करते हुए वो वाज़े तौर पर बताते हैं वो ये है कि हमारे अंदर अज़ियत इस कदर ज़्यादा होती है कि अपने आप को कट लगाने से हमें वो जो अंदरूनी अज़ियत है वो कुछ कम महसूस होने लगती है। सुसाइड के बारे में भी देखने में आया कि मरीज़ों में कुछ ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियत होती है और उनको उसका कोई हल नज़र नहीं आता, मासवा इसके कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके उस तकलीफ़ से निजात पाएँ। और ये जो बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है ये अब ज़्यादा से ज़्यादा देखने में आ रही है। हालांकि आगाही ज़्यादा है, डिप्रेशन के बारे में आगाही ज़्यादा है, कुछ बीमारियां ख़ास तौर पर मुंसलिक हैं डेलिब्रेट सेल्फ हार्म से और सुसाइड से, ख़ास तौर पर जैसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है या एंडोजीनस डिप्रेशन है या एडिक्शन के साथ भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ है ये, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी एडिक्शन के मरीज़ या मैनिक डिप्रेसिव या एंडोजीनस डिप्रेशन के लोग करते हैं। और आम आदमी ये समझता है कि ख़ुदकुशी का ताल्लुक़ बैरूनी हालात से या माहौल से है या किसी के तंग करने से या महरूमी से है इसका ताल्लुक़, लेकिन दर हकीकत साइंस इस बात पे काफ़ी मुत्तफ़िक है कि ख़ुदकुशी एक बीमारी है और ये महज एक नफ्सियाती कैफियत नहीं है बल्कि एक असाबी बीमारी है जिसे हम ब्रेन डिसऑर्डर कह सकते हैं या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसे हम ख़ुदकुशी के नाम से बताते हैं। और ये एक जिस्मानी बीमारी है, यानी जो मरीज़ों से बातचीत करके पता चलता है वो ये है कि ये उनके ब्रेन से ये ख़्याल उभर रहा होता है, उनके माइंड से नहीं उभर रहा होता, उनके जहन में नहीं आ रहा होता ये ख्याल, बल्कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से या केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ये ख़यालात जो हैं बन रहे होते हैं और उभर के उस शख्स को परेशान कर रहे होते हैं जिसका ये मसला होता है।
बहुत ही ज़रूरी डिस्टिंक्शन बता दी है माइंड और ब्रेन डिसऑर्डर के दरमियान, क्योंकि आम तौर पर ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को घर वाले समझा रहे होते हैं या जो भी मिलता है उन्हें समझाता है और नए नए असबाक पढ़ाता है, लेकिन चूँकि उनका एक बायोकेमिकल दर्जे पर ख़राबी होती है तो वो समझ बूझ के ज़रिए अपने इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें किसी बाकायदा इलाज की ज़रूरत होती है और तंग आके तो वो लोगों की बातों में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से उनकी बीमारी प्रोग्रेसिवली बढ़ रही होती है और उनका सेल्फ हार्म बढ़ते बढ़ते किसी दिन किसी बड़े हादसे की तरफ चला जाता है। एट द सेम टाइम उन्हें जो मायूसी से निकलने और दूसरे मशवरे दिए जा रहे होते हैं उनका अमली तौर पर तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। अच्छा, इलाज की भी जब हम बात करते हैं तो जो लोग खुदकुशी की जानिब बढ़ रहे होते हैं इनको दवाओं के इलाज की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि समझाना बुझाना। अगरचे उनसे जो बातचीत है वो भी बहुत अहम है और जो लोग भी उनसे बातचीत करें उन्हें कुछ पहले आगाही हासिल करनी चाहिए कि ऐसे बंदे के साथ बात कैसे करते हैं जो ख़ुदकुशी के इरादे से चलना शुरू हो गया है, जो अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता है और तकलीफ़ दे तरीके से अपनी ज़िंदगी खो देना चाहता है। तो ऐसे बंदे से बात करने के लिए कुछ ना कुछ तरबियत, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग की या आगाही की ज़रूरत है। अगर हम किसी को ये कहना शुरू कर दें कि ये तुम बहुत गलत सोच रहे हो या तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। या तुम नाशुक्रे हो, ये तो हराम है, या कुछ करो समटाइम फैमिली ये भी या कह देते हैं कि तुम ऐसे ही हमें डराने के लिए कहते हो तो जाओ करो, हमें क्या। तो ये सारी की सारी बातें जो हम आम जिंदगी में ये कोताहियाँ करते हैं ऐसे लोगों से बातें करते हुए, तो इनसे इज्तनाब बरतना चाहिए। और हमें पहले समझ लेना चाहिए कि अगर कोई बंदा अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने की बात कर रहा है या अपनी ज़िंदगी खोने की बात कर रहा है तो उसके साथ कुछ यकीनी संजीदा गड़बड़ है। क्योंकि इंसान कितनी भी तकलीफ़ में हो, कितने भी पसमानदा हालात में हो, कितनी भी महरूमी में हो, ज़िंदगी फिर भी एक प्यारी चीज़ है और इंसान इसको बरकरार रखना चाहता है और इंसान मरना नहीं चाहता। तो जब कोई अपने मरने की बातें करता है तो इस बात को फिर संजीदगी से लेना चाहिए। अगरचे इस बात का शुबा कभी कभी लोगों को होता है कि ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए या डराने के लिए ऐसा करता है, तो तवज्जो तो हमें वैसे ही सबको देनी चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और माहिरीन से रब्ता करना चाहिए और उसमें ये जहन में रखें कि ये एक नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी बीमारी है जिसे साइकेट्रिक इलनेस कहेंगे या सादा ज़बान में ब्रेन डिसऑर्डर कहेंगे। इससे भी सादा ज़बान में हम कह सकते हैं कि ये एक जिस्मानी बीमारी है, क्योंकि ब्रेन भी हमारे जिस्म का सबसे अहम ऑर्गन है। तो जैसे हमारे फेफड़ों में बीमारी हो सकती है या दिल में बीमारी हो सकती है, तो इसी तरह हमारा जो सरताज उज़्व है ऑर्गन यानी ब्रेन, तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसमें खामखा ऐसे ख़यालात जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, उभरना शुरू हो जाते हैं और उस शख्स के सामने आना शुरू हो जाते हैं और वो नहीं जानता कि ये ख़यालात कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़ोर से इस किस्म के ख़यालात आ रहे होते हैं जो उसे अपनी हस्ती मिटाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। और बहस समझाने बुझाने से कोई फौरी कामयाबी मिलने का इम्कान नहीं, लेकिन बातचीत भी बहुत अहम है जब तक कि आप कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद दिला सकें उनको। सो पहली बात तो ये है कि ये एक जिस्मानी बीमारी है, ब्रेन डिसऑर्डर है और इसका इब्तदाई इलाज कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स पे मबनी होगा, यानी अद्वियात या बाज़-औक़ात ECT देनी पड़ती है, बाज़-औक़ात कोई ऐसी मेजर्स लेनी पड़ती हैं, फिर मॉनिटरिंग, फिर ध्यान रखना और फिर शफ़क़त के साथ बातचीत करना, अपने साथ का एहसास दिलाना और खुल के सवाल करना और दूसरे को ये कहना कि मैं आपके लिए मयस्सर हूँ या मैं आपके लिए दस्तयाब हूँ और आप कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे ज़रूर एतमाद में लीजिएगा।
लेकिन एक फैमिली मिल के अगर अपने होशो हवास पे काबू पाए तो मैच्योरिटी के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ जब बात की जाती है तो बेहतर नताइज निकलते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसे आप अपने घर में रखते हुए हल कर सकें। इसके लिए आपको फौरी तौर पर माहिरीन यानी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करने की ज़रूरत होती है, और जितना जल्दी ये हो जाए उतना ही बेहतर है, और वो एवेल्यूएट कर सकते हैं कि क्या क्या इक़दामात हैं जो कि फौरी तौर पर लेने की ज़रूरत है। सर 2-3 सवाल जुड़े हुए हैं, मैं आपसे करना चाहूँगा। अमेरिका में इसी साल जो कल पब्लिश हुए, बीबीसी ने भी वो पब्लिश किए हैं स्टैट्स कि ओपियोइड, सिंथेटिक ओपियोइड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल अमेरिका की यूथ में भी बढ़ता जा रहा है, जिनमें फेंटेनिल सर फहरिस्त है। और जो लोग इस किस्म की अद्वियात यूज़ करते हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं या इलिसिट मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनमें भी रुझान जो है ख़ुदकुशी का बढ़ रहा है। हत्ता कि अमेरिका की पब्लिकेशन के मुताबिक 16% लोग ज़्यादा हर साल वहाँ पे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, इलिसिट ड्रग्स। आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है कि जो इलिसिट ड्रग्स हैं, जो लोग मज़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका एक रिबाउंड इफ़ेक्ट होता है कि जब फिर वो इसे इस्तेमाल नहीं करते थोड़ी देर के लिए तो मूड तेज़ी से क्रैश डाउन करता है। यानी अगर मसनूई तौर पर कोई इलिसिट ड्रग्स या नारकोटिक्स या इस तरह के, इवन सर कोकेन और आइस, यानी जो भी ड्रग्स दिमाग को मज़ा देती हैं, उसका एक रिबाउंड इफ़ेक्ट होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि जब लोड शेडिंग हो रही थी तो हम कितना इरिटेट होते थे कि बिजली जाते ही लोग तड़पने लगते थे। हालांकि आज भी ऐसे गांव देहात होंगे कि जहां बिजली है ही नहीं और किसी को उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। सो जब एक नाजायज़ सहूलत, बिजली तो खैर एक जायज़ सहूलत है, लेकिन जब एक नाजायज़ सहूलत आप अपने दिमाग को देते हैं कि खुशी का कोई मौका नहीं है और आप अपने दिमाग को खुशियाँ चढ़ा रहे हैं, तो जब वो खुशियाँ उतरेंगी तो क्रैश होने का इम्कान है। यानी वो स्मूथ लैंडिंग होना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वो उनका दिमाग जो है वो उतार चढ़ाव में रहता है। वो कोशिश करते रहते हैं कि अपने दिमाग को खुशियाँ चढ़ाएं, और कुदरत का निज़ाम जो उनके जिस्म के अंदर है वो कोशिश करता रहता है कि उनकी खुशियों को उतारें। एडिक्शन इसी का नाम है। जब आप ड्रग्स के ज़रिए खुशियाँ चढ़ाना चाहते हैं और आपका जिस्म उसके ख़िलाफ़ चलता है और खुशियाँ उतारने में लग जाता है और डट जाता है, तो ये जो टसल है इसको एडिक्शन कहते हैं। सो जब भी कोई ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को ख़तरे में डालता है, क्योंकि जब वो ड्रग्स फिर किसी वक्त इस्तेमाल नहीं करता तो उसको एक रिबाउंड फिनोमेना, यानी उसको एक बड़ी शदीद बदमज़गी का एहसास होता है, और ये बदमज़गी का एहसास फिर रोज़ अफजूं होता है और बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि इस गोरख धंधे में इंसान को फिर अपनी जान ख़त्म करने के ख़यालात आने लगते हैं। सर ये इवन जो ख़वातीन में ज़्यादा और दूसरे लोग जिनको डॉक्टर्स एंटी एंग्जाइटी या रात को नींद के लिए बेंजोडाइज़ेपिन्स या इस तरह की अद्वियात लिख के देते हैं और फिर वो ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करती हैं और हत्ता कि वो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं, और फिर हमारे पाकिस्तान में यूथ में क्या आपको लगता है कि ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, इलिसिट या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो कि मूड मिजाज पर असरअंदाज होती हैं, ये बढ़ता जा रहा है, और क्या इनके पस मंज़र में ख़ुदकुशी या सेल्फ हार्म या इस किस्म की चीज़ें भी बढ़ रही हैं? देखिए, यहाँ मैं एक और आपकी बात से क्यों लेते हुए एक और नुक्ता वाज़े करना चाहूँगा कि जब भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है, जेन्युइन तकलीफ़, जैसे कि किडनी में दर्द हो गया या पेट में दर्द है या कोई किसी जगह चोट लग जाती है तो दर्द होता है, तो डॉक्टर्स जो अद्वियात देते हैं उनमें से कुछ ऐसी किस्म की अद्वियात भी हैं जो कि दर्द को ख़त्म करके इक्तफ़ा नहीं करती। यानी वो पहले दर्द को ख़त्म करती हैं और फिर मज़े का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे किसी को किडनी में दर्द है और डॉक्टर उसकी दर्द ख़त्म करने के लिए नारकोटिक देता है, तो 15-20 मिनट में वो किडनी में जो दर्द था किसी पत्थरी की वजह से या किसी और वजह से, तो वो तो ठीक हो जाता है।
लेकिन अब आगे 6-8 घंटे का एक मज़ा है, फ्री फ्लोटिंग मज़ा जो वो शख्स हासिल करता है। इसी तरह जिनको स्ट्रेस होती है और डॉक्टर उनको बेंजोडाइज़ेपिन या ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं, तो वो स्ट्रेस मामूली होती है जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी की स्ट्रेस है, और जब वो बेंजोडाइज़ेपिन जैसी दवाइयाँ कुछ लेना शुरू कर देते हैं तो वो स्ट्रेस तो ख़त्म हो जाती है आधे घंटे में, और उसके बाद वो झूमते रहते हैं अगले 8-10 घंटे में। सो डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है कि जब किसी को दर्द के लिए या स्ट्रेस के लिए इस किस्म की अद्वियात दें जिन्हें हम एडिक्टिव मेडिसिन्स कहते हैं, जैसे नारकोटिक्स है, बेंजोडाइज़ेपिन है, तो इस बात का भी एहतमाम करें कि उनको दर्द तो ख़त्म हो जाए, स्ट्रेस तो ख़त्म हो जाए, पर मज़ा ना मिले। अच्छा, ये ऐन मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है कि ऐसी अद्वियात से पहले एहतियाती अद्वियात दी जाएं। जैसे किसी को अगर शदीद दर्द है और आप नारकोटिक देना चाहते हैं तो आपको उसे कुछ मेजर ट्रैंक्विलाइज़र पहले देना पड़ेगा, जैसे कि सेरेनिस या लार्जेक्टल या कोई ऐसी दवाई हल्की डोज में देनी पड़ेगी जो दर्द ख़त्म करने में तो मदद करती हैं लेकिन मज़ा नहीं आने देती, मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है एजाज भाई कि आप अगर खीर खाएंगे तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत। और आपको कैलोरीज मिलेंगी कि नहीं? मिलेंगी। अच्छा, अब अगर आपकी खीर में थोड़ी मिट्टी मिला दी जाए, किरक मिला दी जाए, तो कैलोरीज मिलेंगी कि नहीं? मिलेंगी। लेकिन मज़ा आएगा कि नहीं? नहीं। तो हमें डॉक्टर्स को ये करने की ज़रूरत है कि जब भी किसी को बेंजोडाइज़ेपिन्स या नारकोटिक्स या कोई और एडिक्टिव अद्वियात किसी बीमारी के सिलसिले में देनी पड़े, तो फिर उसमें जो मज़े का एलिमेंट है, जो एडिक्टिव एलिमेंट है, जो मज़ा फिर याददाश्त में महफूज हो जाता है, तो लोग फिर तमन्ना करते हैं कि ये मिग्रेन का दर्द होगा तो मैं नारकोटिक का टीका लगवा सकूंगा, और अनकॉन्शियसली उनको फिर मिग्रेन का दर्द होता है, और वो अनकॉन्शियसली फिर ऐसे हालात पैदा करते हैं और आगे चल के फिर दर्द हो या ना हो वो नारकोटिक्स के टीके लगाते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की एडिक्शन इसी रास्ते से होती है, जिसका आजकल अमेरिका में भी बहुत गलगला है जी। लेकिन इनका बड़ा आसान सा हल है जो डॉक्टर्स कर सकते हैं कि जब इमरजेंसी में किसी की दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं तो दर्द को ख़त्म करें, उसे मज़े की लहरें लेने के लिए ना छोड़ दें, उसके मज़े को, उस ड्रग के मज़े को किल करना पॉसिबल है, और वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि ऐसी अद्वियात से वो मज़ा किल हो सकता है जिससे कि जो दर्द कुछ असर है या जो स्ट्रेस ख़त्म करने का असर है वो भी बढ़ जाता है। सो काफ़ी और भी फ़ायदे हैं एक मेजर ट्रैंक्विलाइज़र को साथ में ऐड करने के। तो जो ज़्यादातर किडनी पेन का शिकार होते हैं लोग या माइग्रेन का शिकार होते हैं और वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं, तो उनका एक कैजुअल कांटेक्ट होता है डॉक्टर से, यानी उन्होंने उस डॉक्टर को फिर शायद नहीं मिलना होता, और वहाँ पे रश भी होता है तो डॉक्टर्स भुगताना शुरू कर देते हैं पेशेंट्स। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कोताही है कि मरीज़ को एक ऐसा मज़ा चखा देना जी कि जिसे वो भूल ना पाए और जिसे फिर वो याद करता रहे, और फिर ऐसे हालात बनाने में खुद ही मावन हो कि दोबारा वो टीका लगने तक नौबत आए। सुसाइड करने में कहीं ना कहीं शेम का भी अमल दखल आ जाता है, जैसे कि बच्चे फेल हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम में तो वो लोगों का सामना नहीं कर पाते, या पिछले दिनों में इलेक्शन थे तो एक अच्छा खासा डिसेंट आदमी MNA और MPA दोनों का इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन उसके बच्चों ने, सगे बेटों ने किसी और पार्टी के मेंबर को बुला के जलसा किया तो उसने कह दिया कि इस शर्म से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उसने बाकायदा वीडियो बनाई और अपने आप को मार दिया। मतलब क्या ये शेम भी कहीं ना कहीं बीमारी में शामिल हो जाता है जो कहीं अंदर छुपा होता है और एकदम से बाहर निकलता है, जो अपनी जान लेने पे तो बंदा तुल जाता है? सर इससे मैं एक अटैच करना चाहूँगा सवाल। पिछले साल या 2 साल पहले एक बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन, उन्होंने भी ऐसा पता लगा, खुदा जाने बेडरूम में क्या हुआ, उन्होंने ख़ुद को भी मार दिया और अपनी बीवी को भी मार दिया। ये भी मैं आपको बताऊँ कि साइंस उन चीज़ों को मानती है जिन्हें रेप्लिकेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैट्रिक के इम्तिहान में फ़ेल होने के बाद कोई लड़का ख़ुदकुशी कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इम्तिहान में फ़ेल होना एक अहम वजह है ख़ुदकुशी की। ख़ुदकुशी की बहुत सारे पीछे फैक्टर्स होते हैं,
और ट्रिगर हो सकता है इम्तिहान में नाकामी है तो ये उस वक्त फौरी वजह हो सकती है। और इंसान की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके पीछे एक फौरी ट्रिगर होता है। लेकिन आप देखें कि मैट्रिक के इम्तिहान में तो 60-70% तलबा फेल हो जाते हैं, तो ख़ुदकुशी तो कोई एक आध जो है वो करता है। इसी तरह इलेक्शन के मामलात में भी बेशुमार लोग हैं जो इलेक्शन में नाकामी से दो चार होते हैं या उससे उनको सदमा जो पहुंचता है तो वो हद दर्जे ज़्यादा का होता है, लेकिन खुदकुशी करने तक नौबत नहीं आती। एक और चीज़ भी देखें कि दुनिया में एक बहुत तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क है नॉर्वे, और वहाँ खुदकुशी की शरह बहुत ज़्यादा है। इसके मुकाबले में इथोपिया में या अफ्रीका के ममालिक में जहाँ मुआशी बदहाली बहुत ज़्यादा है तो वहाँ खुदकुशी बहुत ना होने के बराबर है। इस तरह और भी दुनिया के कई ममालिक हैं, जैसे जापान है एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ भी खुदकुशी की शरह बहुत ज़्यादा है और उसके पीछे एक ट्रिगर भी है कि वहाँ अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर वो खुदकुशी को निजात का रास्ता समझते हैं। और हमारे यहाँ खुदकुशी के कम होने की एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ एक रासिख अक़ीदा है कि ये हराम मौत है, तो लोग खुदकुशी की अर्ज होने के बावजूद से रेजिस्ट करते हैं उस वक्त तक जब तक कि उन्हें कोई मदद भी मिल जाती है। सर ये जो सेल्फ हार्म लोग ज़्यादा जिनमें देखा जाता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना या उनकी लाइफ में इस तरह थ्रू आउट चलता आ रहा है, तो उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है कि वो सुसाइड की तरफ जाएं, या किसी के साथ भी रैपिड कोई ऐसी मूवमेंट पे आके वो कर सकता है सुसाइड का? अब यूँ समझें कि जो डेलिबरेट सेल्फ हार्म है ये एक मिनी सुसाइड है। ठीक। और ऐसे लोग जो डेलिबरेट सेल्फ हार्म करते हैं या अपने रिस्क को काटते हैं या जिस्म पे ज़ख़म लगाते हैं, तो ये तो बहुत वाज़े ऐसे केसेस हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन इन निशानियों के बगैर भी जो लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि ये भी कोई ज़िंदगी है, एदे नालों ते बंदा मारी जाए, तो ये भी एक छोटी सी अलामत है कि वो डिप्रेशन या संजीदा डिप्रेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी ये लोग कर रहे होते हैं जिससे हमें क्यों मिल जाता है, जैसे वो अपनी कीमती चीज़ें लोगों में बांट रहे हों, जैसे इशारे कनाए में वो बातें कर रहे हों किसी लंबे सफ़र पे जाने के लिए, या अपने बहुत सारे कसूर गिनवा के अपने आप को काबिल सज़ा करार दे रहे हों। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए और हमें ऐसे लोगों से बात कर लेनी चाहिए कि आपके जहन में अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बहुत मनफी ख्यालात तो नहीं आ रहे। अच्छा, बाज़ लोग ये सवाल करना मुश्किल समझते हैं किसी के साथ कि कहीं उसे ख़ुदकुशी का ख्याल तो नहीं आ रहा, उनका ख्याल होता है कि इस तरह कहीं मैं इनको क्यों ना दे दूँ। अच्छा, ये सही बात नहीं है। आप किसी को क्यों नहीं दे सकते, क्यों पहले से मौजूद होता है या नहीं होता। आप केयरिंग कहलाएंगे अगर आप किसी से बात करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे या मनफी बात तो नहीं सोच रहे, या आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। सो आप अच्छे तरीके से किसी के साथ राजदारी में बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी सपोर्ट, मदद और आगाही से किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सर, मुझे एक फ़िल्म याद आ गई और फिर हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो मिस नादिया से गाना भी सुनेंगे जो कि बहुत ही दुखी गाना है और उसमें जिसने दिल तोड़ा है उसको बद्दुआएं भी दी गई हैं। सर, ये यंगस्टर्स जो हैं, मैं फ़िल्म की तरफ बाद में आऊँगा, यंगस्टर्स जो हैं उनका दिल जो है बड़ा नाजुक सा होता है और वो चाहते हैं कि दिल किसी को दे दें या किसी का दिल ले लें, और ऐसे में कहीं ठोकर लग जाती है, दिल टूट जाता है। उसकी वजह से भी कई लोग जो है वो ख़ुदकुशी करने का सोचने लगते हैं। जो फिल्म याद आ गई जिसमें धर्मेंद्र साहब थे और अमिताभ बच्चन थे, बड़ी मशहूर फिल्म शोले थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि मौसी मैं बसंती से शादी करना चाहता हूँ, तो वो एक बहुत ऊंची टैंकी थी। मुझे पता था आप ये बात करेंगे ज़रूर। ये सूट पहन के इतना अच्छा प्यारा आप रह नहीं सकते थे ये किए बगैर। बड़ी मज़े की कि जब बंदा यंग होता है तो उसका दिल, मेरे ख्याल से व्हेन यू आर यंग आपका दिल सबसे ज़्यादा मजबूत होता है।
तो फिर ये क्या वजह है कि ये दिल आखिर किसी को देना कि अपने पास रखें? देखिए, ये मैं खुदकुशी के हवाले से, सेल्फ हार्म के हवाले से, तो वो एक बहुत ऊंची, क्योंकि जब आप किसी को दिल देते हैं और वो आपका दिल तोड़ता है, फोड़ता है, तो फिर खुदकुशी की बातें आ जाती हैं सर। तो अपने पास ही रखे बंदा। कहने का मकसद ये कि दिल बेलगाम है, मगर उसको जो है बेलगाम को लगाम देनी चाहिए। सर कहीं ना कहीं अना भी इसमें शामिल आ जाती है, जैसे इन्होंने बात की कि दिल टूटता है या ब्रेकअप होता है तो वो गुस्से में या डिसहार्ट होकर कह देता है कि इससे बेहतर तो है कि मैं मार जाऊं, तो सामने वाला बंदा कह देता है कि मर्दा क्यों नहीं, कि मार के दिखाओ, इतने होते तो मार जाते। ये तो सब इसी तरह एक बंदा था ना, तो वो हर वक्त ये कहता रहता था कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, नालों तो बंदा मारी जाए। या कभी वो कहता था कि जी ये महंगाई बहुत हो गई है, कभी कहता है इम्तिहान में फेल हो गया हूँ, अभी कुछ ज़िंदगी है। किसी ने ये भी कहा था कि 145 रुपए का डॉलर हो गया तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, इस तरह की बातें, मतलब है किसी ने तो ये भी कहा था कि IMF के पास जाने से बेहतर है मैं मारी जाऊँ। मतलब वो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो जब कोई बंदा ये बातें बार बार कर रहा था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, तो यही बातें कर रहा था, कह देना लो तो चंगा है बंदा मारी जाए। तो इतनी देर में देखा कि फ़ज़ा में एक सफ़ेद हयोला सा बना है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक फ़रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर गई, और फरिश्ता सामने अब खड़ा था और उसने कहा कि मैं आपकी रूह जान लेने आया हूँ, जान कब्ज़ करने आया हूँ। इज़राइल फरिश्ता था। तो वो उस बंदे ने बड़ा परेशान हो गया कि मतलब कहता है नहीं नहीं ऐसा तो ना करें, देखिए ये भी क्या बात है। कहता तू जो हर वेले कहता रहना है चंगा मारी जावा मारी जावा, आज मैं आ गया हूँ तुम्हारी जान कब्ज़ करने। कहता लो हुण बंदा गल भी ना करे। तो कई ऐसे भी हो जाते हैं कि हमें मुहावरा तो नहीं कहते रहते हैं, वो सेपरेट है। और सर वो जो कहते हैं कि मैं तुम पे मर मिटा हूँ और मैं तुम पे मर गया हूँ, नदीम नूर सब बताने लगे। नहीं, मैं इस मौजूद पे तो नहीं बताने लगा। आपका तजर्बा है माशाल्लाह बहुत, आप बताएंगे ये बंदा किसी पे कैसे मरता है, यानी जहाँ गिरता है उसके ऊपर जाके? नहीं सर, वो तो वजन ज्यादा हो तो फिर होता है जी। क्या कैसे मतलब है कैसे मरता है? यानी इंसान किसी पे कहते जी मैं उस पे मर गया हूँ या मर मिटा हूँ, तो कैसे? सर ये एक ज़हनी सोच भी है और खुराफात भी है। मगर सर अभी मिस से गाना सुन लेते हैं। गाना ही सुन। मिस वो अच्छा सा गाना सुनाए जिसमें काफ़ी वो जो है शायद बद्दुआएं दे रहा है और साथ में कह भी रहा है कि अच्छा क़यामत होगी। मेरे महबूब क़यामत। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब क़यामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो
तुझसे परे, फिर आज इधर आया हूँ मगर मैं कहने ये दीवाना के ना तुझ पे इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब। वेरी नाइस, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा गाया डॉक्टर साहब। मुझे वो गाना तो अपनी जगह है, ये अब फिर सर आप मजाक करेंगे बाद में, मगर मैं सीरियस नोट पे पूछ रहा हूँ। यूथ में सर 15 से 29 साल की उम्र में देखा गया है कि ज़्यादा ख़ुदकुशी होती है, ये रुझान ज़्यादा है, या 70 साल की उम्र से ज़्यादा भी जो लोग अल्जाइमर डिजीज़ या जो इस तरह बहुत बिल्कुल तही दस्त हो जाते हैं, कोई उनको सोशल सपोर्ट नहीं, उनमें भी ज़्यादा देखी गई है सर ख़ुदकुशी। ये सर ना सिर्फ ख़ुदकुशी यूथ में ज़्यादा है, बल्कि जो है शादी का रुझान भी यूथ में ज़्यादा है। तो सर इसमें कोई कोरिलेशन है कि मतलब सोशल सपोर्ट जब मिल जाती है तो उससे बंदा ख़ुदकुशी से दूर हो जाता है, आइसोलेशन जो है उससे ख़राबी कोई पैदा होती है? इजाज़ भाई, आपने इतना प्यारा सूट पहना हुआ है जी, अगर सिर्फ सेहरा बांध ले तो कोई कमी है तो वो पूरी हो जाएगी, फिर ख़ुदकुशी नहीं होगी सर? नहीं सर आप मेरी सुधर जाएं, ये ऐसी दूसरी बातें- शादी होगी सर मेरी, तो अच्छा। वो ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है सर कि, अच्छा। मगर दूसरी शादी तो हलाल है। शादी के बारे में जो आपके नज़रियात हैं और जिस तरह आप उसे रिलेट कर रहे हैं खुदकुशी सर, के साथ, honestly, ये कंडेमेबल है। ये कंटेम्प्ट ऑफ ये कोर्ट नए पाकिस्तान में ऐसी बातें, सर नए पाकिस्तान में तो नहीं। 3 शादियां भी कर सकते हैं सर। नए पाकिस्तान में ये कर सरकार नए पाकिस्तान में तीसरी शादी से 100 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। ये बात है, ये बात है। अब कायम रहना है इस पे। ठीक है, सारा क्रेडिट जाता है सर। अच्छा, अब आ जाए अपने असल। सर मैं सर, एक ये सर ये सवाल मजाक में करने- फिजल आउट हो पहले- गया, हाँ। मैं प्लीज ये बिल्कुल अब सीरियस देखिए, फिर आप एक जो शादी है एक इंतहाई खूबसूरत रिश्ता है जो ओके, ओके। इंसान बनाते हैं, हाँ। लेकिन फिर उसको नर्चर नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते, और ये जो एक खूबसूरत रिश्ता है फिर इसे जब इंसान तवज्जो नहीं देता और इससे मुंसलिक ज़िम्मेदारियों को नहीं उठाता तो फिर इसमें बदमज़गी शामिल होती है और फिर लोग तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। और बहुत सी शादियाँ अपनी तबई उम्र पूरी कर लेते हैं, यानी फिर वो शादियाँ ज़िंदा नहीं रहती और लोग उन्हें दफनाने की बजाय फिर इंतज़ार करते रहते हैं। तो ऐसे बुरे हालात पैदा होने से पहले बेहतर है कि इंसान सोच समझ के शादी करे और अपनी शादी से मुंसलिक ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से उठाए और इस खूबसूरत रिश्ते को रोज़ अफजों संवारने, बनाने और इस पर मेहनत करने की सर ज़रूरत है। मेरा सवाल ये था, माजरब आई मस्ट क्लैरिफाई दिस, कि ये लड़कों में, मेल्स में प्रोपेंसिटी सुसाइड की फीमेल से ज़्यादा है, इसका कोई टेस्टोस्टेरोन को रिलेशन भी है? इसका जो है ये कि भाई कोई आइसोलेटेड है, कोई सोशल आउटकास्ट है, कोई लोगों से हट गया है, पीछे हट गया है, इन चीज़ों से भी कोई ताल्लुक़ है जो लोग ये स्पेकुलेशंस हैं। मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर सुसाइड के इर्द गिर्द बहुत सारी मिथ्स हैं। कल ही कोई साहब कह रहे थे कि क्या जिन भूत भी इंसान को खुदकुशी पे मजबूर करते हैं। सो इस तरह के ख्यालात भी पाए जाते हैं। जादू के बारे में भी लोग कहते हैं कि जी कोई जादू कर दे तो कोई खुदकुशी कर लेता है। तो ये सारी बातें स्पेकुलेशन के ज़ुमरे में आती हैं। साइंस ने जो वजूहात ज़्यादा एक्सप्लोर की हैं
वो कुछ ब्रेन डिसऑर्डर्स के हवाले से हैं, और जो नया फिनोमेना उसमें ऐड हुआ है वो एडिक्शन का फिनोमेना है, जो पिछले 50 साल में दुनिया भर में एडिक्शन का रुझान ज़्यादा हुआ है। तो ये डबल जेपर्डी है, जब किसी को मूड डिसऑर्डर हो और वो एडिक्शन का शिकार भी हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो इस तरह ख़ुदकुशी की राह हमवार होती है। फिर मुआशरे में इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो शिकायतें तो उसको होती ही हैं, महरूमियाँ भी हैं जी, कोई उसे तंग भी कर सकता है, और ये फैक्टर ट्रिगर के तौर पर अचानक ख़ुदकुशी को कल्मिनेट कर देते हैं। सो बहुत से लोग आप मुआशरे में ऐसे भी देखते हैं जो बज़ाहिर आपको भले चंगे लगते हैं, फिर अचानक एक दिन सुनते हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली और कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। मुझे याद है असगर खान साहब के बेटे ने जो ख़ुदकुशी की थी जी, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन थॉरो इन्वेस्टिगेशन में फिर यही साबित हुआ कि उन्होंने ख़ुदकुशी की थी। तो हमें एक दूसरे का ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और हमें अपना ख्याल रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने आप से है। सर मेरा सवाल इस हवाले से था कि जब जितनी भी वजूहात पे बात हो रही है कि अगर मैरिज सक्सेसफुल नहीं है, अगर फेल हो गए हैं ये जिस तरह से, बेसिक ताल्लुक तो मैनेजमेंट से ही आता है ना, कि आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस का जो मेल मैनेजमेंट है वो एक ये सेल्फ हार्म या ख़ुदकुशी नज़र आती है। तो क्या हमें आज यानी यंगस्टर्स को या एडल्ट्स को ये सीखने की भी ज़रूरत है कि अपने स्ट्रेस को टॉलरेट करना सीखें? नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, क्योंकि हर बंदे की एक एंड्योरेंस होती है स्ट्रेस के हवाले से। कोई लोग ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर सीख के हम स्ट्रेस को निपटा सकते हैं। एग्जेक्टिव स्किल्स हैं जिन्हें हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं, जो कि 13 से 19 साल की उम्र के लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि इंसान के दिमाग में जो ऑपरेटस है एग्जेक्टिव स्किल्स सीखने के हवाले से वो 10-11 साल की उम्र तक पूरा फुली मैच्योर हो चुका होता है। और अगर बाकायदा से जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरी नज़र में हो सकता है जो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, मैट्रिक से पहले पढ़ाया जाना चाहिए, और वो एग्जेक्टिव स्किल्स हैं, टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिर एक इम्पॉर्टेंट स्किल है इम्पल्स कंट्रोल, कि अगर आपके दिल में अचानक कोई तमन्ना जागी है तो आप उस पर काबू पा सकें। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर वर्किंग मेमोरी है जो एग्जेक्टिव स्किल्स के अंदर आती है, कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और आपको भूले ना कि आप की जिम्मेदारियां किसी ख़ास मौके पे क्या हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जेक्टिव स्किल है वो अपने ऊपर नज़र रखना, अपने बिहेवियर पे ऐसे नज़र रखना कि जैसे हम दूसरों के बिहेवियर पे नज़र रखने के काबिल होते हैं, तो अपने बिहेवियर पे नज़र रखना, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारी आंखों का रुख बाहर की तरफ है। काश हमारी 4 आंखें होती जिनमें से 2 का रुख बाहर की तरफ और 2 का रुख अंदर की तरफ होता, तो हम शायद अपने बिहेवियर को ज़्यादा अच्छी तरह अपनी नज़र में रख सकते और उसको काबू में रख सकते। डॉक्टर साहब, ये मुमकिन है कि नदीम भाई इसके बाद आप ही सवाल कीजिएगा, बस ये एक मैं पूछना चाहता हूँ एंड देन आप चाहे उसके साथ जंबल अप कर लें। आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग फॉर दैट। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह ये गुलगुला है, शोरा है कि भाई बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, छोटी उम्र में कर रहे हैं, इतना वो वायलेंट होता है, इतना देखने में सहम जाते हैं लोग व्हेन इट हैपन्स टू योर लव्ड वंस और योर peers or your near and dear ones with whom you're studying, ये क्या है कोई ऐसा तरीका कि उसको पहले से पिन पॉइंट किया जाए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका कोई हल तदारुक हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकती है? बहुत अहम सवाल है आपका। जो खुदकुशी का मामला है या दीगर प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेसेस का मामला है, जैसे डायबिटीज़ है फॉर दैट मैटर, या हार्ट डिजीज़ है, खुदकुशी, शिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। और हम अगर अपने लाइफस्टाइल में सही तब्दीलियां ले आएँ बर वक्त, ये भांपते हुए कि हमारे अंदर जीन्स मौजूद हैं डायबिटीज़ की या शिज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो फिर हम इन जीन्स को बीट कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए सबसे पहले इनके इम्कान को अपने अंदर देखना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे जब मैं मेडिकल कॉलेज से अभी निकल रहा था, यानी पास आउट होने की स्टेज पे था, तो मुझे उस वक्त ये एहसास हो गया मेडिकल एजुकेशन की बदौलत कि मेरे ननिहाल की जो साइड पे जीन्स हैं वो डायबिटीज़ के हवाले से और हार्ट डिजीज़ के हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अलावा जी वहाँ बाइपोलर डिसऑर्डर, सुसाइडल टेंडेंसीज़ और एडिक्शंस और इस तरह के जो मामलात हैं, एग्रेशन और बहुत सारी डेवस्टेशन, वो मुझे नज़र आ रही थी और मुझे लग रहा था कि ये जीन्स मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले मैंने इसे दिल से तस्लीम किया कि मुझे इन जीन्स का सामना है जो मेरे ननिहाल से आ रही हैं। दूसरी तरफ मेरे जो ददियाल से जीन्स थी वो कुछ ऐसी थी जिसमें कोई एम्बिशियसनेस नहीं होती, ज़्यादातर बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारने वाले, मेहनत से जी चुराने वाले, लड़ाई से दूर भागने वाले। जैसे कोई पटाखा चले तो परिंदे नहीं उड़ जाते, तो इस तरह हमारे ददियाल में था कि कभी भी कोई हंगामा होना सब गायब। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे अपने आप पर काम करना है। ये मैं 1973-74 की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद से आज तक मैंने हर दिन इस पे काम किया है और मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे डायबिटीज़ हुई, ना कोई दिल का मामला और ना ही कोई किसी और किस्म की नफ्सियाती परेशानी। लेकिन ये कबल अज़ वक्त तस्लीम करने की वजह से मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ कि मैंने पहचान लिया कि ये बातें हो सकती हैं, ये मेरी जीन्स में है। तो अगर हम अपने ख़ानदानों पर नज़र डालें, अपने ननिहाल ददियाल पर नज़र डालें, अपने खाला मामू और चचा ताया पर और फूफो पर नज़र डालें और छुपी हुई चीज़ों को देख लें, छुपी हुई कमज़ोरियों को पहचान लें, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी पे और अपने बच्चों की ज़िंदगी पे इस नज़रिए से काम करें कि ये जेनेटिक जो स्ट्रेंथ है इसको हमने कैसे कमज़ोर करना है और कैसे इन बीमारियों से हमने बचे रहना है। तो ये ऐन मुमकिन है। इंसान को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैं अब भी बड़े आराम से खुल के बात कर सकता हूँ कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। मुझे कोई ना कोई रफूगरी का मौका मिल ही जाता है, कोई ना कोई मुझे बेहतरी का मौका मिल जाता है और पता चलता है कि अभी और भी बहुत काम बाकी है। इनमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर मेरी जीन्स में कुछ है तो वो मेरा कसूर नहीं है पर मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जीन्स में या विरासत में आपको अच्छी बुरी सब चीज़ें मिलती हैं जी। और जैसे आप अच्छी चीज़ों को बाजू खोल के मिलते हैं तो आप बुरी चीज़ों की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, फिर आप फरार इख्तियार नहीं करते। सर मैं यहाँ पे दो चीज़ों की तरफ ज़रा इशारा करना चाहूँगा। अभी उमर असगर ख़ान मरहूम का ज़िक्र हुआ और हमारे दरमियान ये बात हुई कि अचानक पता लगा, तो क्या सर ये मामला ख़ुदकुशी की तरफ जब जा रहा होता है तो क्या ये अचानक हो जाने वाला कोई हादसा होता है या कुछ ना कुछ इलामात और ख़राबियाँ और कमियाँ नज़र आ रही होती हैं? नंबर 1। नंबर 2 सर, जब आपने जो है ज़िक्र किया अभी हल्की फुल्की गुफ्तगू में कुछ देर पहले, तो कई दफ़ा तो लोग गुफ्तगू में वैसे ही मर जाने की और इस तरह की बात करते हैं, कभी शादी के मामले पे बात करते हुए भी इस तरह की हल्की फुल्की बात जो कि नहीं करनी चाहिए पर कर जाते हैं लोग। इसके मुकाबले में जो शख्स ख़तरे में है और कदम ब कदम ख़ुदकुशी की तरफ बढ़ रहा है और आगे कहीं जाके इस हादसे के होने का इम्कान है, तो इनके दरमियान फ़र्क कैसे वाज़िया किया जाए? वो क्या ऐसी इलामात हैं? आई अंडरस्टैंड कि आज का प्रोग्राम तो एक इब्तदाइये का दर्जा रखता है और अगले प्रोग्राम में आप और हम सब खुल के इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन अगर चीदा मुख्तसरन बतला दें तो कुछ वाज़िया हो जाए। अच्छा, पहली बात तो ये कि ऐसा अचानक नहीं होता, ख़बर अचानक आती है। सिग्नल दे रहा होता है, जो चीज़ जो अजियत से गुज़र रहा होता है वो कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन दूसरे लोग खुशफहमी में रहना चाहते हैं, वो उन सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहे होते, उन्हें मुश्किल लग रहा होता है क्योंकि ये कोई आसान मौजू नहीं है जिस पे हर कोई बात कर सके।
तो अगर लोग चाहते हैं कि किसी से इस मौजू पे बात करना, तो वो अगर गूगल पे जाके लिखें कि अगर आपको ये शक होता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई अजीज़ ख़ुदकुशी के ख़यालात से गुज़र रहा है और इस तकलीफ़ से नबर्द आज़मा है, तो उससे कैसे बात की जाए, तो आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आंखें खुली रखना और दाएं बाएं अपने अजीज़ों कारब से, अपने बच्चों से तबादला ख़यालात जारी रखना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और बाज़ औक़ात हम बात करते हुए डरते हैं कि बात बिगड़ ना जाए, लेकिन बात करने से बात उतनी दफ़ा नहीं बिगड़ती जितना कि बात ना करने का जो डर है उससे बात बिगड़ती है। अभी भी जो सबसे आला इंसानी खसूसियत है वो सोचना और बात करना है, और इसी की हिफाजत करने की ज़रूरत है और इसी को नर्चर करने की ज़रूरत है। यानी हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बस वही है जो कि हमारी बातचीत की क्वालिटी है। अगर हम ज़िंदगी में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं ताकि ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो, तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो बातचीत की स्किल है, और इसमें बात करना और बात सुनना दोनों शामिल है। यानी हमें इस दर्जे बातचीत सीखने की ज़रूरत है कि बातचीत करने से हमें डर लगना ख़त्म हो जाए। यानी हमें लगे कि अगर हम बातचीत करेंगे तो या तो हम फ़ायदे में रहेंगे या फिर हम ब्रेक इवन रहेंगे, हम खसारे में नहीं जाएंगे। जब हमें ये डर होता है कि बात करने के बाद हम घाटे में चले जाएंगे, तो फिर हम चुप रहने में आफियत समझते हैं, और चुप रहने से बहुत नुकसान होते हैं। साइलेंस स्किल्स। डॉक्टर सादिया जी सर, मैंने आज जैसे कि खुशी के मौके पे मतलब इसके बात हो रही है मौजू पे, मैंने ये कहना था जैसे अभी आपने फरमाया कि हम बातचीत नहीं कर सकते। अब जैसे रिसेंटली जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जंप करके अपनी जान ली, अब वो श्योर फायर साइन दे रही थी फेसबुक पे। यूथ में मतलब यंगस्टर्स में, स्पेशली टीनेजर्स में ये मसला है कि हम किसी से बात नहीं करते, बल्कि उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने एज अ स्टेटस फेसबुक का बना के उस पर अपलोड कर देते हैं, और अपनी तरह से ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे हमने एक्सप्रेस कर दिया, दूसरे समझ जाएंगे। बिल्कुल वही आपके वाली बात, लेकिन दूसरे उसको खुशफहमी में लेते, इतना ध्यान नहीं देते। अब जिस स्टूडेंट की हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की जो है उसमें आ रही हूँ, आई नीड अटेंशन, और लोगों ने उसको उस पर बुली भी किया। अब ये सीन है कि वो तो शी वाज स्पीकिंग लाउड कि मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन देखिए उसके केस में क्या हुआ, मतलब उन्होंने फिर भी जो है नोबडी रीच्ड आउट। वो तो इतना इजहार कर रही थी अपनी तकलीफ़ का, लेकिन बाज़ लोग इतना इजहार नहीं कर सकते और उनकी चीखें लोग सुन नहीं पाते क्योंकि वो बेआवाज़ होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग इसलिए भी बात नहीं करना चाहते ऐसे टॉपिक्स पे किसी फैमिली मेम्बर के साथ, कि बात करने के बाद आप पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो जो ज़िम्मेदारी से फ़रार का पहलू है, हमें इस पर भी थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो रिश्ते नाते होते हैं उसमें हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हम औलाद को दुनिया में लाने का बायस बनते हैं तो फिर हमें मुस्तक़िलन इस रिश्ते को नर्चर करने की ज़रूरत होती है, इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। और जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो तवज्जो है, वो मोहब्बत है जो आप अनकंडीशनल अपने किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं या दोस्त अहबाब में से किसी को दे सकते हैं। और मोहब्बत से भी ज़्यादा कीमती एक चीज़ और है जिसे हम अनकंडीशनल इज़्ज़त कहते हैं, यानी बुनियादी इज़्ज़त, जिसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द तमाम लोग क्वालिफाइड हैं उस बुनियादी इज़्ज़त के हवाले से। अगरचे हमारे उनके इख्तलाफात हो सकते हैं, अगरचे हमारे और उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इंसान होने के नाते वो प्री क्वालिफाइड हैं कि हम उनको अनकंडीशनल रिगार्ड दें। जो बुनियादी इज़्ज़त है, जैसे घर के मुलाज़म हैं, अगर हम उनको एक बुनियादी इज़्ज़त देंगे तो हम अपना भी बहुत भला करेंगे, क्योंकि जब हम उनकी इज़्ज़त नहीं करते तो चोट कहीं हमारे अंदर भी लगती है। जब भी हम किसी दूसरे बंदे का दिल दुखाते हैं तो दो धड़कनें हमारी भी ख़राब ज़रूर होती हैं। बहुत है कोई सुसाइड तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो कदम ब कदम, जैसे डॉक्टर सादिया ने भी और नदीम नूर साहब ने भी ये पहले जिक्र किया है कि वो
बता रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता साइन दे रहा होता है, सिग्नल्स दे रहा होता है, तो इट मीन कि वो लोगों से हेल्प चाहता है। वो जिस तरफ जा रहा है वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी बीमारी उसको उस तरफ ज़बरदस्ती लेके जा रही है। अगर वो सिग्नल दे रहा है तो इट मीन कि वो लोगों से हेल्प लेना चाहता है, तो कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? वो बहुत ही डेस्परेटली हेल्प लेना चाहता है, अगरचे उसके अंदर इतनी सकत और हिम्मत नहीं होती कि वो खुल के मदद मांग सके, लेकिन वो इशारे दे रहा होता है। अब यूँ समझें कि जो शख्स भी ये ख़ुदकुशी के नुक्ते के इर्द गिर्द घूम रहा होता है तो उसके अंदर डबल डायलॉग चल रहा होता है। एक अंदर से आवाज़ उठती है जो उसे कह रही होती है कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी अजियत का, तुम अपने आप को ख़त्म कर लो तो इससे निजात पाओगे। और दूसरी आवाज़ उठ रही होती है जो कि काउंटर दलाइल दे रही होती है और बता रही होती है कि नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है, तुम अभी रुक जाओ। और आप समझें कि बाहर से एक हमदर्द के तौर पर या फैमिली मेम्बर के तौर पर या दोस्त की हैसियत से हम अपना वज़न उस आवाज़ के साथ मिला सकते हैं जो कह रही होती है कि उम्मीद बाकी है, अभी किरणें हैं। और ये जो बैलेंस है उसको हम टिल्ट कर सकते हैं ज़िंदगी की तरफ, क्योंकि अंदर कई दिनों से या कई हफ्तों से या कई महीनों से अगर ये स्ट्रगल चल रही है तो इसका मतलब है कि दोनों आवाज़ें तकरीबन बराबर बराबर चल रही हैं और अभी तक उस आवाज़ का पलड़ा भारी है जो ज़िंदगी की तरफ बुला रही है। तो आपका एक थोड़ा सा सहारा भी, उधर आप वज़न अगर डालेंगे, ज़िंदगी की तरफ वज़न डालेंगे, रोशनी की तरफ अगर वज़न डालेंगे और उम्मीद की कोई किरण आप दे देंगे, अपनी दस्तयाबी का जिक्र कर देंगे या प्यार से गले लगा लेंगे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जी सायरा, आप पूछना चाह रही थी कुछ लोग जस्ट ब्लैकमेल करने के लिए और मतलब अटेंशन सीख करने के लिए भी ये बोल देते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो कितने % चांसेस है कि वो वाकई में कर लेंगे? इस बात को कोई डेफिनेटली नहीं बताया जा सकता कि कितने % चांसेस हैं, लेकिन जो शख्स भी अपनी कोई बात मनवाने के लिए भी ये कह रहा है, धमकी दे रहा है, या जिसे आप कह रहे हैं कि ब्लैकमेल कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये तो तय है कि वो भी बीमार है। अगरचे उसकी बीमारी उसको खुदकुशी की तरफ तो नहीं ले जा रही, लेकिन उसकी बीमारी उसको मैनिपुलेशन की तरफ ले जा रही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो अपनी बात मनवाने के लिए थ्रेट्स करता है, चाहे वो थ्रेट्स अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से हो या किसी दूसरे की ज़ात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से हो, तो जो थ्रेट्स कर रहा है, जिन्हें हम वीटो थ्रेट्स भी कहते हैं, जब कोई हमारे प्यार को देखते हुए अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा होता है, और वो जो आप कह रहे थे दिल लेने देने की बात, तो यंग लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इस तरह करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि अपने तमन्ना को या अपनी डिज़ायर को अच्छे लफ्ज़ों में बयान करने की बजाय वो क्विक फिक्स ढूंढते हैं कि कोई एक धमकी दे दें कि अगर तुमने मेरी ये ना बात मानी तो मैं फिर फ़ौरन अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन जो कोई भी ये पसमानदा रवैये ज़ाहिर कर रहा है, मदद की ज़रूरत तो उसको बहरहाल है, और जब आप मदद देते हैं तो रिस्पेक्ट को बीच में ज़रूर रखिए, क्योंकि मदद लेने वाला पहले ही तही दामन है। और अगर आप किसी को मदद भी ऐसे दें कि उसे लगे कि आप कोई तौहीन अमेज़ तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे बेहतरी की कोई सूरत नहीं निकलती। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, ये क्योंकि ऐसा प्रोग्राम था जिसमें हमने आज एक बुनियादी सी गुफ्तगू की और कई पहलू ऐसे इसके हमने छेड़े भी और समझे भी और जाने भी, और ये जो मौजू चल रहा है, मुआशरे में चल रहा है, हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, और सब इसकी तरफ बातचीत कर रहे हैं, और ये भी एक मर्ज़ की सूरत में फैल रहा है। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को भी ये प्रोग्राम करेंगे। सुसाइड प्रिवेंशन की, ख़ुदकुशी को कैसे रोका जाए, अलामात क्या हैं, कहाँ पे इसके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात, इस पर हम दोबारा भी प्रोग्राम विलिंग वेज के फ़ोरम पे करेंगे। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये चीज़ हम समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, और उसको टू निप द ईवल इन द बड, जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही होती है उसी वक्त उसकी तरफ अगर तवज्जो कर दी जाए तो कम अज़ कम कोलैटरल डैमेज होता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मगर जाते हुए हम मूड चेंजिंग, जिस तरह गेम चेंजिंग होती है, गेम चेंजर होता है, इस तरह एक मूड चेंजर
गाना हम सुल्तान साकिब बलोच को कहेंगे कि हमें सुनाएं। और आपकी तवज्जो का, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। ओवर टू यू सुल्तान साकिब बलोच, एंड फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम विलिंग वेस्ट फोरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज़। जैसे अभी सुसाइड और गम की बात हो रही थी, तो एक शेर उसी तरह का है। मुकदी नाही गम दी धूणी, जिवें जिवें कटी जावा होवे पई दूणी। मेरे दुखड़े कौन नबेड़े, माही मैं तेनू याद करां चरखे दे हर हर गेड़े। माही मैं तेनू याद करां चरखे दे हर हर गेड़े। माही वे तेनू याद करां, माही वे तेनू याद करां, माही वे तेनू याद करां, माही वे तेनू याद करां। माही वे माही तेनू याद करां, माही वे चलने देना। माही वे तेनू याद करां, माही वे तेनू याद करां। चरखा मेरा रंग रंगेला, बन गई तेरी याद वसीला। चरखा मेरा रंग रंगीला, बन गई तेरी याद वसीला। मेरे दुखड़े कौन नबेड़े, माही मैं तेनू याद करां चरखे दे हर हर गेड़े। माही मैं तेनू याद करां चरखे दे हर हर गेड़े।